हेलो व्यूअर्स, हम लोग कर रहे थे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर्स में हम लोग अपने काफ़ी चैप्टर को निपटा चुके हैं और आज आखिरी वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। तो जो भी इस वीडियो को अभी देख रहा है सब प्लीज़ पहले से देख लेना, तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट खत्म कर चुके थे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट खत्म कर चुके थे। इसके दोनों टाइप हो चुके थे हमारे, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस। और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हो गए थे, माउंटेन फॉरेस्ट हम लोग कर रहे थे, और नॉर्थन माउंटेन फॉरेस्ट हमारे हो गए थे। आज करेंगे साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट और स्वैम्प फॉरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो हम लोगों का आज टॉपिक होने वाला है साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो भैया जब भी हम लोग किसी भी फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं तो उससे पहले हमें 5 चीज़ें ध्यान रख लेनी चाहिए कि उसका रीजन हमें ख़त्म करना है, वो कौन कितना रेनफॉल चाहिए उसे, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या क्या खास बात है उस एरिया की, उस फॉरेस्ट की, और पाँचवीं चीज़ कि वहाँ पे स्पीसीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका रीजन कहाँ पे है। क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि किस किस लैंड एरिया के अंदर हमारे ये मतलब पहाड़ वगैरह पाए जाते हैं या फिर जंगल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विंध्याचल रेंज के बारे में बात की थी, जो कि सेंटर में है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो यहाँ के पहाड़ों में हम लोग बात करें कि अब जो सेंट्रल और हम लोग बात करें सेंट्रल और साउथ दोनों का जो एरिया है वो हम लोग साउथ के ही अंदर डाल देंगे, साउथ माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर ही डाल देंगे, सेंट्रल इंडिया का और साउथ इंडिया का। तो इतना तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। और हम लोग बात करें कि बस जहाँ पे पहाड़ होंगे वहीं पे हम लोग माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे। तो भैया ऑब्वियस सी बात है, साउथ और सेंट्रल में कहाँ कहाँ पहाड़ होते हैं हमारे, वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में, नीलगिरी में, विंध्याचल में। तो भैया यही हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं। तो केवल हम लोग यहीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले विंध्याचल रेंज। तो भैया विंध्याचल रेंज में ये ऐसे जंगल होते हैं। दूसरा पश्चिमी घाट, ये रहा हमारे पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तीसरा नीलगिरी हिल्स। तो भैया ये रही हमारी नीलगिरी हिल्स। और यहाँ पे हम लोग बात करें कि अनामलई रेंज के बारे में, तो आपने बताया ही था कि भैया इनकी चोटी पर उगते हैं ये वाले फॉरेस्ट। तो ये जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहे होंगे कि ये पहाड़ बने हैं और टेम्परेचर के साथ हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो ये इनकी चोटियों पर उगते हैं और ये नीलगिरी हिल्स में भी उगते हैं काफ़ी। तो यह रीजन समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया। सबसे पहले नाम जानना जरूरी है, साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट। दूसरी चीज़ कि भैया कौन से क्षेत्र में उगते हैं। और तीसरी चीज़ कि कितना पानी चाहिए पड़ेगा इन्हें एनुअली। तो भैया पहाड़ के ऊपर हमें पता है कि अच्छी बारिश होती है, तो भैया इधर भी अच्छी बारिश हो रही है। तो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक अच्छी खासी बारिश में उगते हैं ये पेड़। और जब भैया बारिश अच्छी होगी तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। तो 23 से लेकर 27 डिग्री तक इनका टेम्परेचर रहता है। इतना क्लियर हुआ डेटा या नहीं हुआ? फीचर क्या है अब इसका देखते हैं। तो भैया हमने आपको पहले ही बताया कि भैया ये पहाड़ उगते हैं ये ऊपर ऊंचाई पर, चोटी पर उगते हैं। और नॉर्मल जो प्लेन्स होते हैं और चोटी होती है, तो भैया उधर के और नीचे के ऊपर के टेम्परेचर में अंतर होता है। जब ऊपर का टेम्परेचर कैसा होता है तो हमें पता है, जैसे कि हम लोग हाई टेम्परेचर पे जाते हैं जो टेम्परेचर गिरने लगता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। तो भैया यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन पेड़ों को प्लेन्स के मुकाबले वहाँ पे ठंडक मिलती है। तो ठंडक एरिया में उगते हैं हमारे पेड़। तो इसीलिए इन्हें शीतली टेम्परेट फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी कि ठंडी जगह में उगते हैं। तो पहली जगह अगर हम लोग हिमालय से कंपेयर ना कर पाएँ, वो तो 8,000 की ऊंचाई पे उगते हैं। ये 2600, 2700, 2800 मीटर ऊपर उगते हैं। तो भैया तब भी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये ठंड वाले एरिया में उगते हैं, क्योंकि चोटी पर थोड़ी ठंड रहती है प्लेन्स के मुकाबले में। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? और जो ऐसे पेड़ जो कि इन पहाड़ों की चोटियों पर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, शोलास बुलाते हैं। तो यही इसका एक फीचर है। तो भैया कौन कौन से अब यहाँ पे स्पीसीज पेड़ पाए जाते हैं? मंगनोलिया, मंगनोलिया, बेटल, वेटल, 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 वेटल। नाम बार बार बोलते रहे, रिपीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। सिंकोना, 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 सिंकोना। और अगली है लॉरेल, 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 लॉरेल। लॉरेल से याद कर लेंगे अपन, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारे जो साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट थे वो ख़त्म हो गए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वैम्प फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि दलदलिया वन। ऐसे एरिया है जहाँ पे दलदल वगैरह होता है, दलदल वाला क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे पेड़ उगते हैं उनके बारे में डिटेल समझेंगे।
तो जब भी हम लोग मैं फिर से बता दूँ कि भैया जैसे ही हम लोग किसी भी फ़ॉरेस्ट को पढ़ेंगे तो उससे पहले उसका रीजन कौन-कौन से क्षेत्र में फैले हैं वो देखेंगे, कितना रेनफ़ॉल होता है या फिर कितना रेनफ़ॉल चाहिए ऐसे फ़ॉरेस्ट को, कितना टेम्परेचर चाहिए, ख़ास बात फीचर्स चाहिए उसके और फिर प्रजातियाँ चाहिए इसकी कौन-कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं ऐसे-ऐसे जंगलों में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फ़र्म फ़ॉरेस्ट की ओर। तो सुंदरबन डेल्टा की बात करें तो सुंदरबन सबसे पहले सुंदरबन डेल्टा ही में भैया ऐसा होगा कि भैया पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। तो सबसे पहले सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। सुंदरबन डेल्टा और जो डेल्टास हैं दूसरे नदी के डेल्टा के रीज़न है दूसरे नदियों के जैसे कि हमारी महानदी हुई, ये रहा वहाँ के एरिया और गोदावरी के डेल्टा के रीज़न, कृष्णा रिवर के डेल्टा के रीज़न और हम लोग बात करें अंडमान निकोबार का कोस्टल वाला एरिया जहाँ पे हम लोग बात करें पानी बीच में तो हम लोगों ने एवरग्रीन फॉरेस्ट देखे थे, तो सदाबहार देखे थे। किनारे कोस्टल एरियाज़ के अंदर हमारे यही वाले स्वयं फॉरेस्ट पाए जाएँगे भैया, इतना क्लियर हुआ। और दूसरी चीज़ कि भैया इनका रेनफॉल कितना चाहिए होता है, एवरेज रेनफॉल इनका अच्छी मात्रा में हो जाता है। 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है यहाँ पे। और भैया बारिश जब ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, 22 से लेकर 26 तक होता है, नॉर्मली 22 रहता है। तो इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसके फीचर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सॉम्प फॉरेस्ट के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स हमारे क्या होते हैं तो सबसे पहले टॉलरेंट ट्री होते हैं यहाँ के, यानी कि इन्हें नमक से प्रॉब्लम नहीं होता है। भैया तटीय क्षेत्र में लग रहा है तो भैया हमेशा से यहीं पे रहे हैं, तो भैया इन्हें नमक से कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल अगर पेड़ लगा दिएँगे तो आप वो एक बार जैसे ही लगाएँगे वैसे ही मर जाएँगे। पर ये वाले पेड़ इतनी आसानी से नहीं मरने वाले क्योंकि ये टॉलरेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भैया ये तटीय क्षेत्र को इरोज़न से बचाते हैं, यानी कि मिट्टी वगैरह को होल्ड करके रखते हैं, तो मिट्टी भी नहीं बह पाती है और कभी-कभी मान चलिए कि ये इन जैसे ये ये डायग्राम बना है, इसके पीछे मतलब कुछ लोग रहते हैं, गाँव वगैरह बसे हैं, तो भैया अब एकदम बाढ़ आएगी, तो सीधा झटका ये लोग लेंगे या पीछे वाली मिट्टी को पड़ेगा या फिर तट पर पड़ेगा, तो भैया इन्हीं लोगों पर पड़ेंगे। तो भैया ये नेचुरल कैलामिटी से भी बहुत बार लोगों को बचाते हैं और बहुत सारे रीजन मतलब कोस्टल रीजन को बचाते हैं। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कि ये मतलब बाढ़-आढ़ आई तो भैया उसी के कारण ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अपने अंदर मतलब जट उसके प्रभाव को थोड़ा कम कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ? और तीसरा ये कि भैया ये अलग-अलग प्रकार के भैया यहाँ पे पेड़-पौधे हैं, तो भैया इधर पे अलग-अलग प्रकार के जीव-जंतु भी यहीं पे रहते होंगे पेड़ों के आस-पास। ये हमें पता है कि जो जीव-जंतु होते हैं पेड़ों के पास रहते हैं, तो भैया बहुत सारे जीव-जंतु को संरक्षण भी देते हैं, यानी कि उन्हें बचा के रखते हैं, उन्हें शरण देते हैं, शेल्टर देते हैं। और चौथा फीचर इसका ये है कि भैया सुंदरी जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे पेड़ पाया जाता है सुंदरी, तो भैया उसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, ड्यूरेबल होती है, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलाई जा सकती है, यूज़ की जा सकती है। और हम लोग अब बात करेंगे इसकी स्पीसीज़ के बारे में, यानी कि यहाँ पे पेड़ कौन-कौन से उगते हैं। स्पीसीज़ की बात करें तो सबसे पहले नारियल उगता है यहाँ पे, बैम्बू उगता है यहाँ पे और तीसरा मैंग्रोव उगते हैं, तो मैंग्रोव तो ज़्यादा ही मात्रा में उगते हैं। तो भैया इतना क्लियर हुआ और इसी प्रकार हमने अपना स्वम्प फॉरेस्ट निपटा लिया और हमने साउथर्न माउंटेन फॉरेस्ट खत्म कर लिए अपने। उम्मीद है कि आपको दोनों समझ में आए हों और इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है खत्म। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बता देना तो बता दूँगा। और हाँ, इससे पहले के लेक्चर्स पहले ही चैनल प्लेलिस्ट में डल चुके हैं तो वहाँ जाके विज़िट कर लीजिए। वहाँ के पहले के लेक्चर देख लेना। हिस्ट्री वगैरह कोर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।